हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है दक्षिण भारत का इतिहास, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक ये चला था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सामान्यतः विंध्य पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश को दक्षिण भारत कहा जाता है, और इसका आकार एक ऐसे त्रिभुज के समान है जिसका आधार विंध्य पर्वत शीर्ष कन्याकुमारी तथा पूर्वी और पश्चिम घाट दो भुजाएं हैं। विंध्य श्रेणी की दक्षिण का भाग प्राचीन साहित्य में दक्षिण पथ के रूप में वर्णित है, और यह प्रदेश एक प्रायद्वीपीय पठार है जो वनाच्छादित पहाड़ियों तथा नदी घाटियों से विच्छेदित है, और ये पहाड़ियां तथा घाटियां पठार को अनेक इकाइयों में बांटती हैं। हम जानते हैं कि ईशा काल के आरंभ में दक्षिण भारत में 3 राज्य थे, और चेर एवं पांड्य ईशा की 4वीं शताब्दी में चालुक्य तथा पल्लव भी उदित हुए, और इन दोनों राजवंशों ने लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। चोल 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर दक्षिण भारत में पुनः शक्तिशाली बने, और मध्य युग के प्रारंभिक काल में प्रादेशिक राज्यों के बीच सत्ता के लिए अभूतपूर्व संघर्ष रहा। प्रायद्वीपीय भारत के मध्य युगीन इतिहास का अध्ययन 2 शीर्षकों में किया जा सकता है। पहला दक्कन का इतिहास, दूसरा दक्षिण भारत का इतिहास। पहले दक्कन के राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। दक्कन राज्य में राष्ट्रकूट, पश्चिमी चालुक्य, यादव, काकतीय एवं होयसल सम्मिलित हैं, और इनमें से अधिकांश राजवंश सामंत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए, और अधिकांश राजवंश परस्पर युद्धरत रहते थे, किंतु उन्होंने अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में बहुत योगदान दिया। कल्याणी के चालुक्य की बात करें तो इस राजवंश की स्थापना 973 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने की थी, और उनका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के वेंगी तक फैला था। वेंगी पर पूर्वी चालुक्यों का अधिकार था, और पश्चिमी चालुक्य राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तैलप द्वितीय ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा राष्ट्रकूटों के अन्य सभी सामंतों को हरा दिया। उसने मालवा के परमारों को भी हराकर मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और इस प्रकार गुजरात पर भी उसका अधिकार हो गया। विक्रमादित्य चतुर्थ सबसे उल्लेखनीय चालुक्य शासक था, जिसने आंध्र के कुछ भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा द्वार समुद्र के फैसलों, उच्चांगी के पांड्यों, गोवा के कदम्बों तथा अन्य सामंतों को भी हरा दिया, किंतु उसके कमजोर उत्तराधिकारी अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण न रख सके तथा चालुक्य वंश का पतन होने लगा। देवगिरी के यादव की बात करें तो इस राजवंश की स्थापना 1185 ईस्वी में मिल्लामा ने की थी, और यादवों की राजधानी महाराष्ट्र में दौलताबाद के निकट देवगिरी में भी यादवों का द्वार समुद्र के हौसलों से निरंतर संघर्ष रहता था, और 1200 ईस्वी तक उन्होंने गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मध्य के प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और अंतिम यादव शासक रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के द्वारा 1309 ईस्वी में पराजित हुआ तथा 1315 ईस्वी में यादव राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। द्वार समुद्र के होयसल की बात करें तो विठिगा विष्णुवर्धन ने 1110 ईस्वी में होयसल राजवंश की स्थापना की थी, और होयसल चोलों तथा पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, और उनकी राजधानी मैसूर के निकट द्वार समुद्र में थी, और वे मैसूर तथा तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन करते थे, और वे पांड्यों तथा चोलों के साथ सदैव युद्ध करते रहते थे। अंततः वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा 1319 ईस्वी में पराजित हो गए, और दक्षिण भारत के राज्य पल्लव
पांड्य तथा चोल दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे। कांची के पल्लव की बात करें तो पल्लव तमिलनाडु के मैदानी भागों पर शासन करते थे और उनकी राजधानी कांची में थी। आंध्र के 7 वाहनों के सामंत थे जो बाद में स्वतंत्र हो गए और इस राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। नंदी वर्मन तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी पल्लव शासक था, जिसने पांड्यों को पराजित कर दिया और उसके बाद उसके पास एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था और उसके वाणिज्यिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से थे। पांड्य की बात करें तो 7वीं शताब्दी में पांड्यों में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी मदुरै थी। जात जात वर्मन सुंदरा इस पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासन था। पांड्य शासकों ने समुद्री व्यापार को बहुत महत्व दिया और मलिक काफूर ने उन पर आक्रमण करके उनके राज्यों को 1330 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तंजौर के चौल की बात करें तो पल्लव पांड्य प्रतिद्वंदिता के कारण चोल 8वीं शताब्दी में पुनः एक शक्ति बनकर उभर रहे थे। विजयालय शाही चोल वंश का संस्थापक था, जिसने पल्लवों से तंजौर को छीन लिया और उसके पुत्र परांतक प्रथम ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए पांड्यों को हराकर मदुरै को छीन लिया और उसने मदुरै कौंडावन की उपाधि धारण की। राजराजा प्रथम तथा उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम चोल राजाओं में सबसे मजबूत शासक थे। राजा प्रथम ने अपने कुशल संगठन तथा व्यापार के बल पर चोल साम्राज्य का पुनः निर्माण किया और उसने अपनी सेना तथा नौसेना का विस्तार भी किया तथा एक महान शक्ति बन गया। उसने केरल के चेरों तथा पांड्यों को पराजित किया और उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान श्रीलंका के विरुद्ध था। उसने श्रीलंका के उत्तरी भागों को जीतकर उन्हें मुम्मादी चोल मंडलम नाम से एक चोल प्रांत बना दिया। उसने कलिंग, मालदीव तथा लक्षद्वीपों को भी जीत लिया और उसने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया तथा पूर्वी चालुक्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वास्तव में राजराजा एक महान योद्धा, विजेता, योग्य शासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक, महान निर्माता था तथा एक सहिष्णु शासक था। उसने तंजौर में सुप्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया और उत्तर में उसकी सेनाएं पाल राज्य में गंगा नदी के तट पर पहुंच गईं और उसने गंगईकॉन की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था। 1025 ईस्वी में उसने मलाया, जावा तथा सुमात्रा में श्रीविजय साम्राज्य को जीतने के लिए एक नौसैनिक अभियान भेजा और उसने श्रीविजय साम्राज्य के अनेक बंदरगाहों को जीत लिया। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत भेजे। श्रीविजय साम्राज्य के शैलेंद्र शासकों तथा चोल शासकों के परस्पर मैत्री संबंध थे। कालांतर में चोल शासकों को अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करना पड़ा और उन्हें अनेक आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा और इससे उनकी शक्ति क्रमशः क्षीण होती गई और 13वीं के अंत तक उनका साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। फर्स्ट अर्थव्यवस्था की बात करें तो चोलों के अधीन जनसाधारण का जीवन समृद्ध था। राज्य के सत्ताधारी लोग कृषि, कला, शिल्प तथा व्यापार के विकास का विशेष ध्यान रखते थे। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि राजस्व निर्धारित किया जाता था। सड़कों तथा संचार के साधनों का उत्तम प्रबंध था। व्यापारीगण श्रेणियों में संगठित थे तथा देशी एवं विदेशी व्यापार करते थे। व्यापारी अरब, फारस, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करते थे। राजस्व एवं व्यापार की बात करें तो भूमि पर कर तथा व्यापार राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। चोल शासकों के समय में व्यापार बहुत उन्नत हो गया और विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्ण एशिया के देशों से होता था। व्यापारी लोग
मणिग्रामन में संगठित थे। वस्त्र, मसाले, हाथी दांत, रत्न आदि निर्यात के प्रमुख मद थे। अरब से घोड़ों घोड़ों का आयात किया जाता था और कुलोत्तुंग कुलोत्तुंग ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों को एक दल को व्यापार के विकास की संभावनाएं तलाश करने के लिए चोल शासकों के दूत के रूप में चीन भेजा। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रशासन। चोल प्रशासन अत्यंत संगठित तथा कुशल था। प्रशासन कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था और उन्हें वेतन के तौर पर भूमि दी जाती थी। साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिनका प्रशासन गवर्नरों द्वारा होता था और ये गवर्नर प्राय शाही परिवार के राजकुमार होते थे। प्रत्येक मंडल अनेक जिले में बटा था तथा प्रत्येक पलनाडु अनेक गांव में बटा था। बड़े नगरों को तानियूर कहा जाता था। गांवों का स्थानीय स्वशासन प्रणाली द्वारा होता था। सभी अनेक समितियों को नियुक्ति करती थी और जो राजस्व एकत्र करने, कानून तथा व्यवस्था कायम करने तथा न्याय दिलाने का कार्य करती थी। महासभा ब्राह्मणों को दान में दिए गांवों की सभा होती थी और नगरम एक ऐसी सभा होती थी जिसमें व्यापारियों का वर्चस्व होता था। फोर्थ पॉइंट इज धर्म। दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित था। यद्यपि बौद्ध धर्म, जैन, इस्लाम तथा ईसाई धर्म भी प्रचलित थे। हिंदू धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय होते थे, एक शैव और तथा वैष्णव। दक्षिण भारत में नचनार तथा अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ शिव तथा विष्णु उपासना की जाती थी। आदिशंकर की बात करें तो आदिशंकर, आप देख सकते हैं इनकी इमेज। आदिशंकर जी का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल में हुआ था और वे एक महान दार्शनिक थे। अल्पायु में ही वे वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए थे। वे विद्वान लोगों के साथ शास्त्रार्थ द्वारा अपने दर्शन का प्रचार करते थे। उन्होंने अद्वैत दर्शन की 10 शाखाओं का गठन किया तथा देश के चारों कोनों में 4 मठ बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा कांची में स्थापित किए। तिरुपति में 1017 ईस्वी में जन्मे रामानुज भी उस युग के महान दार्शनिक थे। उन्होंने भक्ति को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया तथा इस प्रकार वेदों को अधिक लोकप्रिय बनाया। समाज। फिफ्थ पॉइंट आता है समाज। ब्राह्मणों को राजाओं की सद्भावना तथा लोगों का आदर प्राप्त था। उन्हें ब्रह्मोदय प्रदान किया जाता था। व्यापारियों तथा शिल्पियों को राज्य के अधिकारियों की अपेक्षा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। स्त्रियों का समाज में विशेष प्रभाव था। विज्ञान तथा ललित कलाओं की विविध शाखाओं की शिक्षा प्राप्त करती थी। शिक्षा एवं ज्ञान की बात करें तो दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में मंदिर ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित हुए जहां लोगों को शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार प्राप्त होता था। प्रत्येक मंदिर से एक मठ संबंध होता था जहां विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, वस्त्र तथा आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। और इसके अतिरिक्त मंदिरों के प्रांगण में मेले तथा उत्सव जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी। संस्कृत तथा तमिल प्रमुख भाषाएं थी। रामायण तथा महाभारत के अनुवाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में किए गए। शिलापदिकरम तथा मणिमेखलाल तमिल भाषा के दो महाकाव्य हैं जो रामायण तथा महाभारत की भांति सम्माननीय हैं और ये महाकाव्य दक्षिण भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जैन तथा लिंगायत संतों ने कन्नड़ भाषा में प्रचार किया। नन्नया तेलुगु का प्रथम कवि था जिसने रामायण का तेलुगु में अनुवाद किया। कंबन, ओट्टकुट्टम तथा पुगलेनिड तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी। सेवेंथ, कला एवं स्थापत्य। दक्षिण भारत में पल्लव शासकों ने कला और स्थापत्य का विकास किया। उन्होंने चट्टानों को काटकर सुप्रसिद्ध रथ मंदिर बनवाए।
और उन्होंने बादामी, ऐहोल तथा पट्टदकल में सुंदर मूर्तियों से अलंकृत मंदिर भी बनवाए। होयसलों ने हेलेबिड में होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तंजौर तथा गंगई कोट कोंडाचोरपुरम चोलपुरम में अनेक सुंदर बाग, सभागारों, मंदिरों तथा महलों का निर्माण भी किया। तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला के सर्वोच्च उदाहरणों में से एक है। ऊंचे गोपुरम, मूर्तियों से अलंकृत बहुमंजिले विमान तथा विशाल बैठे हुए पवित्र बैल नंदी की प्रतिमा आदि इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। चोलों ने मूर्ति कला का भी विकास किया। वे पत्थर तथा कांस्य की देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में भी दक्ष थे। नटराज की कांस्य प्रतिमा मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये रथ मंदिर है, ये होयसलेश्वर मंदिर है और ये नटराज मूर्ति है। तो ये हमारी प्राचीन कलाएं हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे विच इज उत्तरी भारत का इतिहास। थैंक यू सो मच।